Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. In the GET course, chapter coordination and control. Question number 3. Define nerve impulse. Answer. नर्व इम्पल्स असल में एक सिग्नल है जो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाती है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ आती है थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। लेकिन टेक्निकली नर्व इम्पल्स एक वेव है जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की वजह से डेवलप होती है और ट्रेवल करती है along the length of neuron from one end to another end. एक term है physics में electric potential. In the charge particle की movement की वजह से जो work done होती है, लेकिन living system में ये neuron में हम देख लें so that is membrane potentials. क्योंकि neuron के membrane के इर्द के बाहर और इनसाइड सोडियम और पोटेशियम आयंस की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से वेव्स जनरेट होती है, नर्व इंपल्स जनरेट होती है। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है इसकी दो स्टेप्स है न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के हवाले से। फर्स्ट स्टेप है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये वो स्टेप है न्यूरॉन के मेम्ब्रेन का जिसमें रेस्ट में होता है। ये मतलब ये है कि इस टाइम इसमें कोई इंपल्स जनरेट नहीं होती और इसको पोलराइज स्टेट भी कहते हैं। बिकॉज अगर न्यूरॉन स्ट्रक्चर को देखा जाए तो आउटसाइड द मेम्ब्रेन इन आउटसाइड द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन मोर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं एज कंपेयर टू इनसाइड। अगर वोल्टमीटर से इसकी वैल्यू मेजर करें तो इट विल गिव -70 मिलीवोल्ट, जिसका मतलब ये है कि मोर नेगेटिव चार्जेस इनसाइड। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आर इन पी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर काम करते हैं और इस पंप के जरिए 3 सोडियम बाहर जाते हैं तो उसके बदले में 2 पोटेशियम न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म यानी इनसाइड एंटर होते हैं। इसी वजह से सोडियम की कंसंट्रेशन को देखा जाए तो सोडियम की कंसंट्रेशन आउटसाइड 10 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनसाइड। अगर पोटेशियम की कंसंट्रेशन को देखें तो पोटेशियम आर 30 times greater inside than outside. दूसरा फैक्टर responsible for resting membrane potential that is negative organic ions. इन न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में अगर देखा जाए तो नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स, मेनी प्रोटीन्स और आरएनएस। थर्ड फैक्टर है लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस। ये न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में पोटेशियम गेट्स होते हैं जिसके जरिए कंटिन्यूअसली थ्रू डिफ्यूजन पोटेशियम आयंस इनसाइड से बाहर की तरफ जाते हैं। बिकॉज ऑफ दीज 3 factors there are more positive charges outside than inside and this is polarized state और ये है resting membrane potential। दूसरा स्टेट which is action membrane potential, ये depolarized state है। अगर न्यूरॉन को देखा जाए तो there are more positive charges inside the cytoplasm than outside। अगर वोल्टमीटर से इसकी वैल्यू को मेजर करें तो इट विल गिव +50 मिलीवोल्ट, जिसका मतलब ये है कि इनसाइड बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। अब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसमें फर्स्ट फैक्टर है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। वो स्टिमुलस जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है या वो स्टिमुलस जिसकी वजह से
का मेम्ब्रेन एक्साइट होता है या वो स्टिमुलस जिसकी वजह से न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आती है, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। फिर इसका एक और टाइप है सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये वो स्टिमुलस है जिसकी वजह से न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होती। जब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है तो फिर इसके बाद सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, ये सोडियम आयंस न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में आना शुरू हो जाते हैं। और जब ये आयंस अंदर आना शुरू हो जाते हैं तो व्हाट हैपेंस, पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन इनसाइड द न्यूरॉन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वोल्टेज की वैल्यू -70 से 0 की तरफ आती है और 0 से फिर +50 मिलीवोल्ट की तरफ पहुंच जाती है। एंड दिस इज डिपोलराइज्ड स्टेट। फिर इसमें एक कंडीशन आती है स्पाइक पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल का पीक है, इन आप इस डायग्राम में देख सकते हो। कैटेगरी न्यूरॉन का मेम्ब्रेन रेस्ट में था -70 मिलीवोल्ट, फिर इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल गई तो सोडियम गेट्स ओपन हो गई, सोडियम आयंस अंदर आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से वोल्टेज -0 और 0 से +50 मिलीवोल्ट में पहुंच गई। फिर पीक आती है जिसको कहते हैं स्पाइक पोटेंशियल। दिस इज द पीक ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। स्पाइक पोटेंशियल के बाद सोडियम गेट क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम गेट ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम आयंस बाहर आते हैं और फिर मिलीवोल्ट की वैल्यू जो +50 तक पहुंच चुकी है वो आहिस्ता आहिस्ता माइनस की तरफ आना शुरू हो जाती है। ये -70 सेकंड है और ये है डिपोलराइज्ड स्टेट। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखो कि पोटेशियम गेट अपने टाइम पर क्लोज नहीं होते, इनमें थोड़ी डिले हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम आयंस बाहर जाते हैं और इस वजह से हाइपरपोलराइज्ड कंडीशन बनती है। इन -70 से वैल्यू -90 तक पहुंच जाती है। फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है, इन वो टाइम पीरियड जिससे न्यूरॉन अपनी ओरिजिनल पोलैरिटी को रिगेन करते हैं ताकि अपने ओरिजिनल पोलराइज्ड स्टेट में वापस आ जाए और नेक्स्ट स्टिमुलेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। रिफ्रैक्टरी पीरियड टेक ओनली 4 मिलीसेकंड्स। तो याद रखो कि एक ही सेकंड में न्यूरॉन में 250 इम्पल्स जनरेट होती है। अब इस फिगर को आप देखें तो फर्स्ट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये वो कंडीशन है जिसमें सोडियम गेट क्लोज है और पोटेशियम गेट्स ओपन है, जिसमें शॉर्ट स्टिमुलस मिलती है और सोडियम गेट ओपन हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोडियम आयंस अंदर आना शुरू हो जाते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिपोलराइज होना शुरू हो जाते हैं और वैल्यू -70 से +50 मिलीवोल्ट तक पहुंचती है। फिर स्पाइक पोटेंशियल आती है, ये पीक ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। इसके बाद सोडियम गेट क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम गेट ओपन होते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम बाहर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता +50 से वैल्यू फिर -70 तक पहुंचती है। यहाँ जब पहुंचती है तो जो पोटेशियम गेट है उसकी क्लोजिंग में कोई डिले हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा पोटेशियम बाहर निकलते हैं, तो ये डिपोलराइज से हाइपरपोलराइज स्टेट में पहुंच जाता है। लेकिन सोडियम पोटेशियम पंप कंटिन्यूसली काम करते हैं और यहाँ पर पोटेशियम गेट क्लोज हो जाती है, जिसकी वजह से पोटेशियम आयंस बाहर नहीं जाते, फिर भी अपनी ओरिजिनल पोलराइज्ड स्टेट में वापस आ जाते हैं। I hope you have better understand. Thank you very much. Allah Hafiz.